हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट डालता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हमें अपने पेरेंट्स से जो भी करेक्टरिस्टिक्स, जो भी फीचर्स, जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको हम हेरिडिटी कह सकते हैं, हेरिडिटी या अनुवांशिकी कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्म होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स जिनमें होते हैं। देखिए, जब आपने देखा होगा कि जब बच्चा घर में पैदा होता है तो हम कहते हैं कि ये किस पर गया है, माँ पर गया है या पापा पर गया है, इसकी आँख किसकी तरह है, नानी की तरह है या दादी की तरह है, दादा की तरह है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कि हमारी हाइट कितनी होने वाली है, हमारी लंबाई कितनी होने वाली है, ठीक है, हमारी आँखों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, स्ट्रेट होंगे, जितनी भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स में चीज़ें होती हैं वो डिटरमाइन होती हैं बाय द हेरिडिटी कि हमें अपने पेरेंट्स से क्या मिल रहा है, क्या हमें जीन्स के थ्रू और इन सब के थ्रू मिल रहा है। इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट की हम बात करें, इन्वायरमेंट में कि हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मीन्स हमारा डेवलपमेंट किस तरीके के इन्वायरमेंट में हो रहा है, कि हमारा सोशल, सामाजिक इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा जो है हमारी फैमिली में माहौल किस तरीके का है, क्या वहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग है या नहीं है। ये पूरा जिस जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी वातावरण में बच्चा रह रहा है, ये उस पर डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेरिडिटी की, देखिए, जो अनुवांशिकी जो हुई, हमने कहा कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, उसे जो कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स मिलना थी अपने पेरेंट्स से, बल्कि ये पेरेंट्स से ही नहीं बल्कि पूरा एंसेस्टर्स से मिलते हैं, जो एक पूरा खजाना होता है एक करेक्टरिस्टिक्स का, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। और जो भी क्रोमोसोम, जो भी करेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करती हैं वो बच्चे में विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा हो गया और बच्चा जब पैदा हो गया तो उसकी आँख कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, वो पहले से डिटरमाइंड हो गई। मीन्स अब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, नो चेंज। अनुवांशिकी में हम नो चेंज, तो हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक होती है, मीन स्थिर होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन हम वातावरण की अगर बात करें, हम इन्वायरमेंट की अगर बात करें, तो हम अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं कभी कभी बच्चों को अगर डिस्टरबेंस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हम कहते हैं नहीं भाई, इनको अलग सेपरेट रूम दे दो। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से हम अपने सोशल इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अपने इमोशनल, जो हमारा जो कंडीशंस हैं, हम कहते हैं कि भाई इस टाइम पे मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो हम इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन इन दोनों का डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं कि बच्चा क्या लेकर आया है, क्या मिला है, प्लस इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, वाटसन हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे बच्चे दे दो, 10 बच्चे दे दो, और उनको क्या बनाना है, उनको साइंटिस्ट बनाना है, उनको डॉक्टर बनाना है, उनको राइटर बनाना है, उनको चोर बनाना है, उनको डकैत बनाना है, क्या बनाना है, ये बस मुझे बता दो, मैं उनको वही बना दूंगा। वो किस बेसिस पे ये बात करते थे? वो कहते थे कि किस इन्वायरमेंट में हम उसको प्लेस कर रहे हो, किस इन्वायरमेंट में उसको रख रहे हो। आपने देखा होगा कि हमारे माँ बाप, मम्मी पापा हमसे ज़रूर कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगति में रहो, कहते हैं ना, अच्छे अच्छी संगति में रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट का हम पर फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको उसी इन्वायरमेंट में प्लेस कर दूंगा जिस इन्वायरमेंट में जो मुझे इसको बनाना होगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ने जाते हैं तो रूम पे अगर पढ़ रहे हो
तो हमें नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि देखते हैं हमारा रूम पार्टनर भी सो रहा है और लोग भी सो रहे हैं। अगर हम लाइब्रेरी पढ़ने चले जाएं तो वहाँ पढ़ाई में मन लगता है, क्यों, हम देखते हैं कि सारे लोग पढ़ रहे हैं वहाँ बैठे हुए। तो इन्वायरमेंट का फ़र्क हमारी इन चीज़ों पर पड़ता है। इसी तरीके से डेवलपमेंट पर, हम बच्चे के विकास पर भी डेवलपमेंट का फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ जेंडर इज डिसाइडेड, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। देखिए, फीमेल जो होती हैं उनके पास एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल जो होता है उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए, जब एक स्पर्म प्लस एग, फीमेल मेल का स्पर्म और फीमेल की एग मिलते हैं, तब एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो इन टोटल इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं बात करूं तो 23 पेयर्स होते हैं। इन 23 पेयर्स में 24 पेयर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं। सॉरी, 22 में विशेषताएं होती हैं कि बच्चे का रंग कैसा होगा, उसकी आंख कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, हाइट कैसी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लास्ट जो एक क्रोमोसोम, एक पेयर जो होता है, उससे डिसाइड होता है कि उसका जेंडर क्या होगा। जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स होते हैं 23, उनमें हर एक में से 23 माँ से आते हैं और 23 बाप से आते हैं। तो जब बच्चे का जेंडर डिसाइड हो रहा होता है तो एक क्रोमोसोम यहां से आएगा, तो इसके पास तो एक्स और एक्स ही है, तो ये सिर्फ एक्स ही दे सकती है। अब एक क्रोमोसोम यहां से आएगा, अगर इसने एक्स दे दिया तो क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, अगर इसने फिर से दिया एक्स, अब अगर इसने वाई दे दिया, सॉरी यहां पर क्या होगी, लड़की होगी। यहां पर इसने अगर एक्स और वाई दे दिया तो यहां पर क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि फीमेल्स का कोई रोल नहीं है, बस उनके पास एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, वो सिर्फ एक्स ही दे सकती हैं। तो जेंडर के डिसाइड होने में फीमेल का कोई रोल नहीं है। जो आजकल हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स के साथ जो व्यवहार किया जाता है कि भाई लड़का पैदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो एकदम इलॉजिकल बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेल का भी इसमें कोई वो नहीं है कि उसने कौन सा देना है, जो भगवान ऊपर वाला दे दे उसी से आ जाता है वो चीज। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक्स और एक्स मिलता है तब लड़की आती है, जब एक्स और वाई मिलते हैं तब लड़का होता है। ठीक, तो यहां तक चीज क्लियर हुई। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले आप एक दो बात और है वो जान लीजिए कि जब भी अगर कोई क्वेश्चंस आता है कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो वो ना तो सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड करता है और ना सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, बल्कि वो इन दोनों के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है कि जब इन दोनों के बीच अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, तभी बच्चे का डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर जब क्वेश्चन इस तरीके से आए कि बच्चे का रंग कैसा होगा, नाक कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, मींस जो प्री डिसाइडेड चीज़ें हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रोल होता है, इन हेरिडिटी का रोल होता है। ठीक, ऐसे ही अगर कि हम हेरिडिटी, हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, किस एनवायरनमेंट में प्लेस करना है, तो वहां पर हमारा एनवायरनमेंट का रोल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ, कि डेवलपमेंट विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। पहला है हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, यानी अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। ठीक है, ओनली जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, मैंने कहा केवल नहीं हो सकता, ओनली सोशियोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर, बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल सामाजिक और सांस्कृतिक कारक नहीं हो सकते, नाइदर हेरिडिटी नॉर, बल्कि दोनों का ही रोल होता है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा था यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल,
हर बच्चे का अपना जेनेटिक चीज़ें यूनिक हैं, किस एनवायरनमेंट में वो प्लेस हो रहा है वो यूनिक है। तो हमारा आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट में ज़रूर आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें। इससे रिलेटेड एक डिटेल में मेरी थ्योरी क्लासेस भी मौजूद है, जिसका डिस्क्रिप्शन में इस लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाई जेनेटिक और हेरिडिटी। प्री डिटरमाइंड, इनमें से कौन सा पूर्णता अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ अनुवांशिकी द्वारा। चॉइस ऑफ द फ्रेंड्स नहीं, चॉइस ऑफ द फ्रेंड्स के हमारे माँ बाप बनाते कि भाई इसको दोस्त बनाओ इसको मत बनाओ, मित्रों का चयन, कलर ऑफ द आईज, या एकेडमिक सक्सेस, या इंटरेस्ट इन स्टडीज। देखो शिक्षा में रुचि भी नहीं होता है, शैक्षिक सफलता भी नहीं होता, लेकिन हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हाइट क्या होगी, ये सारे के सारे हमारे जेनेटिक्स से निकल के आते हैं, अनुवांशिका से निकल के आते हैं, हेरिडिटी से निकल के आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज ए रिजल्ट ऑफ, बस जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, तो आप पहले से ही सिर्फ डायरेक्ट आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दो कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इस तरीके का आनुवंशिकी और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया, कहीं जाओ ही मत, डायरेक्ट वही आंसर देखो। लेकिन देखने के बाद पहले डायरेक्ट टिक मत कर देना, इसको पढ़ करके फिर तीनों और भी पढ़ना है, ऑप्शन तो चारों पढ़ना ही पढ़ना है बस, लेकिन ढूंढना पहले यही है कि ये है तो बस इसको पढ़ लो और पकड़ो, ये नहीं है तो कुछ और इससे रिलेटेड दिया होगा। The belief that children's behavior can be modified by reinforcers and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by, ये अवधारणा के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। देखो वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज है, हम किसी भी बच्चे को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, कि हम एक बच्चा है उसको हम साइंटिस्ट बना सकते हैं या कोई भी चीज कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे, क्या या तो हम उसको रीइंफोर्स करें, मींस प्रबलीकरण दे। रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि किसी भी, जैसे किसी बच्चे ने कोई सही काम किया तो हमने उसको शाबाशी दे दी, उसको कुछ इंसेंटिव्स दे दिए, कुछ रिवॉर्ड दे दिया। ऐसे ही होता है पनिशमेंट, मीन्स अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो हमने उसको सजा दे दी, पीट दिया, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। अब रीइंफोर्सर्स जो होते हैं वो हमेशा बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं कि बच्चा दोबारा करे, उस चीज को रिपीट करे। पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। अगर कोई बच्चा क्लास में आपके लेट आया, आपने उसको पनिश कर दिया कि भाई क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसका बिहेवियर, लेट आने का बिहेवियर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो अगले टाइम पर आएगा। इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं, किसी बच्चे ने सही आंसर दिया, आपने उसको दिया शाबाश, वेरी गुड, तो वो क्या करेगा, अगली बार भी आंसर देने की कोशिश करेगा। तो वो कहते हैं कि किसी भी बच्चे को हम कुछ भी सिखा सकते हैं सिर्फ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बेसिस पे, यानी वो हेरिडिटी के रोल को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम उसे इसी तरीके का इन्वायरमेंट दे देंगे और फिर रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देते रहेंगे, हम उसको उसी तरीके का बच्चा बना देंगे। तो ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट की। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केवल वातावरण से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि फिजिकल ट्रेड्स ऑफ कलर्स ऑफ आईज एंड हेयर्स आर, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक, देखो ना तो पर्यावरणीय होते हैं ना ही सांस्कृतिक होते हैं, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम भी नहीं होते हैं। अब देखो इसमें नहीं देखना है कि इंटरेक्शन कहाँ मिल जाए, इसमें इंटरेक्शन, क्योंकि फिजिकल ट्रेड, जितनी भी फिजिकल ट्रेड्स हैं, आपके बालों का रंग, आंखों का रंग, वो सब और सब इनहेरिटेड होते हैं, वंशागत होते हैं, आपको आपके फादर से, एंसेस्टर से मिलते हैं, जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू आप में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज फिक्स्ड वेयर इज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। देखो, एनवायरनमेंट तो फिक्स नहीं होता है, परिवेश की भूमिका निश्चित नहीं होती है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला। क्या आप आपका आंखों का कलर या बाल घुंघराले उसको बदल सकते हैं? नहीं। कितने भी आप हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कराएं बाल या कोई भी चीज कराएं, तो आनुवंशिकता जो है वो फिक्स्ड होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेरिडिटी जो है फिक्स है, लेकिन इन्वायरमेंट में आप मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेशी कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। न्यूनतम नहीं होता भाई, ठीक है। देखो, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसका कितना है, इसका 20% है, इसका 80% है, या इसका 10%, इसका 90%। दोनों का अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये आंसर भी गलत हो जाएगा कि द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज द एनवायरमेंट फैक्टर डू नॉट प्ले मच रोल। बहुत रोल प्ले करते हैं भाई। संगत का असर आप देखते हैं ना क्या आता है। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों ही भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज फिक्स्ड। दोनों की नहीं, सिर्फ हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, एनवायरमेंट फिक्स्ड नहीं होता है। तो द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं किसी किसी एस्पेक्ट में आपको हेरिडिटी का रोल ज्यादा मिलेगा, एनवायरमेंट का कम मिलेगा। कहीं पे आपको एनवायरमेंट का ज्यादा मिलेगा और हेरिडिटी का कम मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, चैनल पे सीटेट से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी क्लासेस पड़ी हुई हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो अगर पहले पढ़ाया हुआ है तो आपके इसमें यूजफुल नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही डिटेल्ड में चीज़ें बताई हुई हैं जो यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इतनी डिटेल में मैंने क्लासेस ली हुई हैं, तो आप लोग उनको जाके ज़रूर देखें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं ये जो पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी सीरीज़ चला रहा हूँ कि हर टॉपिक वाइज पहले टॉपिक को पढ़ाऊँ और फिर उसके क्वेश्चंस कराऊँ, प्लस मैं प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, खाली जगह, रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डेवलपमेंट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करती हैं? नेचर यानी प्रकृति, हेरिडिटी, लालन पोषण, नर्चर, या क्रोमोसोम्स। देखिए, जब बच्चा पैदा हो गया फिर उसके बाद क्या क्या चीज उसको इन्फ्लुएंस करेगी? जाहिर सी बात है उसका इन्वायरमेंट। यहाँ पर बात कॉम्प्लेक्स फोर्सेस, यहाँ पर दिया हुआ है कि फिजिकल और सोशल वर्ल्ड, तो यहाँ पे उसका इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं दिया गया है। लेकिन एक इसमें आपके एक और क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि नेचर वर्सेस नर्चर। इसमें नेचर का क्या मतलब है? नेचर का मतलब यहाँ पर हेरिडिटी से होता है, और नर्चर का मतलब, लालन पोषण का मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट से होता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि हम किस नेचर के साथ पैदा हुए हैं, हमारी बाल क्या है, हमारा ये सारी चीज। तो नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, कि हमारा लालन पोषण ये सारी चीजें किस इन्वायरमेंट में और किस में हो रही हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर नर्चर हो जाएगा कि लालन पोषण के, क्योंकि हमें हेरिडिटी से तो चीजें मिल गई, लेकिन हमारे फिजिकल और सोशल में, तो हम यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि नर्चर रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद एक्सपीरियंस कर रहा है चीजों को, तो यहाँ पर नर्चर आ जाएगा, ठीक है। Which of the following traits are determined solely by heredity? मतलब कौन सी ऐसी प्रवृत्ति या गुण है जो पूर्णतः आनुवंशिक है?
ठीक है, कलर ऑफ द आईज, बुद्धि, नैतिक विकास या सामाजिक कौशल। देखो पूर्णता आनुवंशिक, पूर्णता, देखो बुद्धि पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पूर्णता नहीं है। हम किस इन्वायरमेंट में बच्चे को प्लेस कर रहे हैं, क्या हमने उसके इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के उसको अपॉर्चुनिटीज दी हैं या नहीं दी हैं, क्या हमने उसको प्रॉपरली स्कूल भेजा है नहीं भेजा है, अगर स्कूल भेजा है तो भी हमने प्रॉपर चेक किया है नहीं किया है, तो ये भी फिर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करने लगता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आंखों का रंग ही पूर्णता डिटरमाइंड बाई हेरिडिटी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर, इंटेलिजेंस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये बच्चा अपने समाज से, सोसाइटी से सीखता है, अपने अपने एल्डर्स से सीखता है इन चीज़ों को। अब यानी अगर हम टोटली बात करें तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट से आता है कि उसको, बच्चे को घर में किस तरीके का इन्वायरमेंट है, कि बच्चे को चीज़ें बताई जा रही हैं कि अपने बड़ों से कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरप्ले ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी फोर्सेस फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वातावरण और आनुवांशिक कारकों के परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। जब इन्वायरमेंट और हेरिडिटी में इंटरप्ले होता है, इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण विकास में हमारे फिजिकल भी आता है, सोशल भी आता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आता है। ठीक है, सारी की सारी चीजें आती है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हो या सिर्फ कॉग्निटिव हो, फिजिकल और कॉग्निटिव, बल्कि फिजिकल भी होता है, सोशल भी होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। सिर्फ हेरिडिटी का नहीं है, ठीक है, सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं है, ओनली इकोनॉमिक फैक्टर का नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही मतलब होशियार होते हैं, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, बल्कि इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर, के अनुवांशिकी और वातावरण की पारस्परिक क्रिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।